Overcome your reluctance, build your confidence, subscribe the channel and press the bell icon so that you can never miss an update. तो ये क्लास बेसिकली पुरानी पॉइंट्स को रिवाइज करने वाली क्लास है, एक अलग अप्रोच से वही सारी चीजें। देखो, पहला पॉइंट इसमें ये है कि ऑल द सेट्स आर कंटेन्ड इन द यूनिवर्सल सेट। इसका मतलब क्या हुआ, ये थोड़ा अलग पॉइंट है। हम क्या करते थे कि कोई भी अगर हमारे पास सेट था 1 2 3, एक सेट ए है या 0 भी ले लो इसमें, चलो, और एक सेट बी है 2 4 5 6, इसमें भी 0 और -1 ले लो, और एक सेट सी है जिसमें एलिमेंट है 1 3 5 7। तो हम क्या कहते थे कि इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा। हम देखते थे कि नेचुरल नंबर्स तो हैं, 0 भी है तो होल नंबर हो सकता है, लेकिन नेगेटिव नंबर भी है, एक -1 आ गया है, तो इसकी वजह से हम इसका यूनिवर्सल सेट क्या लेते थे, इंटीजर लेते थे। ये भी करेक्ट है, लेकिन एक लड़का ये भी तो बोल सकता है कि सर इसका यूनिवर्सल सेट मैं ये लिख रहा हूं कि जो जो इसमें मुझे एलिमेंट्स दिख रहे हैं वो सारे मैं लिख दे रहा हूं। जैसे उसने शुरू किया -1, फिर 0, फिर 1 2 3, फिर 4 5 6 और 7। उसने बोला सर ये मैं इसका यूनिवर्सल सेट लूंगा, तब मैं उसे मना नहीं कर सकता। क्यों? ए में 0 1 2 3 था, वो इसमें है। बी में 0 -1 2 4 5 6 था, 0 -1 2 4 5 6 है। ए में 1 3 5 7 था, इसमें भी है 1 3 5 7। तो ए बी सी तीनों की चीजें एक वक्त कैपिटल यू में मौजूद है, तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि वो गलत कह रहा है, वो बिल्कुल सही कह रहा है। ये भी सही है, ऊपर वाला इंटीजर जो हमने बताया, और ये भी सही है। ये बिल्कुल ध्यान में रखें बात। और जब तुम प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे या पढ़ के आए हो 10th में जो तुम प्रोबेबिलिटी, तो सैंपल स्पेस एक टर्म आता था, ठीक है। ये टर्म क्या था? ये टर्म था टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। उसे हम कैपिटल एस से डिनोट करते थे, और एन ऑफ एस प्रोबेबिलिटी का डिनोमिनेटर होता था। इवेंट को हम कैपिटल ई से डिनोट करते थे। ये सब हमें याद है ना। तो जब हम प्रोबेबिलिटी में ये करते थे 10th में, तो आगे भी 11th में भी प्रोबेबिलिटी हमको पढ़ना है, उसमें भी हम ये करेंगे। तो इसमें जो हमारा सैंपल स्पेस है ना, वही को मैं यूनिवर्सल सेट भी आगे कह सकता हूँ, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो यूनिवर्सल सेट ये भी सही है, और कई बार ये ज्यादा इंटेलिजेंट अप्रोच है प्रोबेबिलिटी के केस में। ये भी यूनिवर्सल सेट है। कोई अगर इसके साथ ये भी लिख दे कि मैंने सर यहाँ पे -2 भी लिख दिया, -1 भी लिख दिया, 0 भी लिख दिया, 1 भी लिख दिया, 2 भी लिख दिया, 3 4 5 6 7, तो ये तीसरा भी यूनिवर्सल सेट है। क्यों? ऐसी कोई चीज नहीं है ना एबीसी में जो यूनिवर्सल सेट में मौजूद ना हो। बिल्कुल तीनों की भरपाई कर रहा है ये, तो यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। घबरा मत जाना कि इंटीजर ही होगा। दूसरा पॉइंट, जो हमने कार्डिनल नंबर बताया था, उसको एक और नाम दिया जाता है ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ ए सेट। एन ऑफ ए को मैं कार्डिनल नंबर ऑफ ए कहता हूं, या ऑर्डर ऑफ ए सेट ए भी कह सकता हूं, बात एक ही है। और एन ए को कभी कभी हम ओ ऑफ ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ओ फॉर ऑर्डर। बस यही है कि ऑर्डर जो होगा वो फाइनाइट सेट का निकलता है, इनफाइनाइट सेट का तो ऑर्डर नहीं निकलता है। ये बात तो समझनी है, तो कोई ऐसी बात नहीं है। इनफाइन ऐसा नहीं है कि कोई अगर कैपिटल एन का ऑर्डर बताओ तो इन्फिनिटी ऐसे करके ना लिख देना, एन ऑफ एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ये कोई चीज नहीं होती है। कार्डिनल नंबर या ऑर्डर इज डिफाइंड फॉर फाइनाइट सेट्स ओनली। तो वो पॉइंट अभी यहाँ पे लिख देते हैं। अब इक्वल सेट्स किसे कहते हैं और इक्विवेलेंट सेट किसे कहते हैं? इक्विवेलेंट सेट होने के लिए बस नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी ऑर्डर ऑफ सेट्स इक्वल होना जरूरी है, लेकिन इक्वल सेट्स होने के लिए एक एक एलिमेंट बराबर होना जरूरी है। अगर a इज इक्वल टू 1 2 3 है, b इज इक्वल टू a b c है, c is a set that contains element x such that x is one of the first three natural numbers। तो ये हमें दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में, ये 1 2 3 घुमा फिरा के आएगा, सेट बिल्डर फॉर्म से हमने कन्वर्ट कर लिया रोस्टर फॉर्म में। अब तो मुझे बताओ कि a इज इक्वल टू सी है। अब देखो, मैंने ट्रिपल इक्वल टू इस्तेमाल किया है, चाहे मैं इसे a इक्वल टू सी ऐसे भी लिख सकता था, ठीक है। ये पॉइंट तो है, लेकिन क्या a इक्वल टू बी है? नहीं है, हमें दिख रहा है। तो a इज नॉट इक्वल टू b। बट तुम मुझे ये बताओ कि a और b इक्विवेलेंट सेट्स हैं कि नहीं? सोचो दिमाग में।
ए बी सी आर इक्विवेलेंट सेट्स। क्यों? क्योंकि एन ए इज इक्वल टू एन बी इज इक्वल टू एन सी इज इक्वल टू 3। ये देयरफॉर का उल्टा मतलब एज। तो इक्विवेलेंट सेट तो है, लेकिन जरूरी नहीं कि इक्वल हो, लेकिन जो इक्वल सेट्स होंगे वो पक्का नंबर ऑफ एलिमेंट्स में भी इक्वल होंगे, क्योंकि इक्वल सेट्स की शर्त क्या है, एक एक एलिमेंट मैच होना चाहिए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी मैच होने चाहिए। तो इससे जो हमने पॉइंट समझा है वो यहाँ पे लिख देते हैं। इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट बट द रिवर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू। ये हमें पिछले एग्जांपल से बात समझ में आ गई है, जो हमने यहाँ पे एबीसी का एग्जांपल देखा है। डी मॉर्गन्स लॉ क्या है? ए यूनियन बी अगर था और मैंने सब का कॉम्प्लीमेंट ले लिया, तो ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट और बीच में यूनियन की जगह पे इंटरसेक्शन हो जाएगा। या फिर, ये तो पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट क्या कहते हैं कि अगर ए इंटरसेक्शन बी था और इसका मैंने अगर कॉम्प्लीमेंट ले लिया, तो ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट और फिर बीच में यूनियन आ जाएगा। यहां तक बात तो ठीक है। हमने डिफरेंस ऑफ सेट्स भी पढ़ा है। ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, देखो ध्यान से। अब ये एक ऐसी चीज है जो हमने वेन डायग्राम में नहीं देखी अभी तक, लेकिन वेन डायग्राम से कोई मुश्किल चीज नहीं है। ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी का मतलब वेन डायग्राम से क्या होगा? अब ये रीजन वाइज बात हो रही है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं है इसमें। रीजन वाइज रिजल्ट अलग है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाइज रिजल्ट अलग है। ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझनी। रीजन नंबर 1, रीजन नंबर 2, रीजन नंबर 3, रीजन नंबर 4, रीजन नंबर 5, रीजन नंबर 6, रीजन नंबर 7 और बाहर का रीजन नंबर 8। ए बी सी और ये यूनिवर्सल सेट। तो वेन डायग्राम से इसका मतलब क्या हुआ कि बी इंटरसेक्शन सी हमने देखा क्या आ रहा है, 7 और 5। तो 7th और 5th रीजन ये आ रहा है बी इंटरसेक्शन सी में। और ए में क्या आ रहा है? ए में आ रहा है 1, 4, 6 और 7। अब इसके बीच में माइनस है, तो इसका मतलब क्या होगा कि 7 और 7 हट जाएगा। a माइनस एक्स का मतलब क्या हुआ कि x और a में जो कॉमन है उसको हटा के a का सारा लिखना है, a के वो सारे एलिमेंट्स जो x में मौजूद ना हो। तो इसका आंसर होगा रीजन नंबर 1, 4 और 6। तो रीजन वाइज हमने बहुत आराम से देख लिया, लेकिन हमें रीजन वाइज नहीं बताना है, हमें ये एनालिटिकली बताना है। तो इसका एक फॉर्मूला रट लो। फॉर्मूला लिखता हूं, उसके बाद वेन डायग्राम को मैं रब कर दूंगा। a माइनस बी अलग सोचो, a माइनस सी अलग सोचो। देखो बिल्कुल एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की तरह जा रहा है ना, लेकिन होगा क्या, बस एक मसला बीच में गड़बड़ा जाएगा। ये जो इंटरसेक्शन था बी और सी के बीच में, वो यूनियन में तब्दील हो जाएगा। सिर्फ ये डिफरेंस आएगा। अब तुम इसको देख लो, इसका रीजन आया था 146 एलएचएस से। आरएचएस से रीजन क्या था? ए माइनस बी का मतलब क्या है? 1 और 6। और ए माइनस सी का मतलब क्या है? 1 और 4। देख लो डायग्राम में। अब इसके बीच में यूनियन, इसका मतलब क्या कि सारे रीजन लिख दो विदाउट रेपिटेशन। तो 146 ये भी आ गया। तो ये फॉर्मूला तो है। अब इसे रटने का टेक्निक क्या है? टेक्निक यही है कि डिस्ट्रीब्यूट कर दो माइनस साइन को, ए माइनस बी ब्रैकेट में ले लो, ए माइनस सी ब्रैकेट में ले लो। बस डी मॉर्गन्स लॉ को थोड़ा सा याद कर लो यहाँ भी, क्योंकि वेन डायग्राम से अगर हमको करना होता तो हम ये लिखवा क्यों रहे होते। अब उसी तरह से ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? सिंपल, ए माइनस बी, ए माइनस सी। अच्छा, यहाँ पे बीच में यूनियन था ना, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन हो जाएगा। बस वो जो ऑपरेटर है वो पलट जाएगा और जो नेगेटिव साइन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा।